यूमिंगे की आंखें फटी की फटी रह गईं। अग्नि। उत्तरी सीमांत शहर के राठौर घराने की वही बेकार अग्नि। अग्नि के होंठ हल्के से फड़के, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। विक्रम सिंह की पूर्व मंगेतर, वह बेकार अग्नि। अग्नि ने अपनी मुट्ठी भींची और सिर हिलाया। राठौर परिवार की 5वीं युवा मालकिन, जिसकी जगह सुरेखा ने ले ली थी। अग्नि के माथे पर नीली नसें उभर आईं। हा, तो तुम हो वो मशहूर बेकार अग्नि। अग्नि ने एक गहरी सांस ली। वाकई उसने थोड़ी देर पहले यूमिंगे पर तरस खाकर गलती की थी। वह पक्का पागल हो रही थी। अग्नि ने यूमिंगे को झिड़का और गुस्से में आगे बढ़ने लगी। अरे, 1 मिनट रुको। यूमिंगे तुरंत उसके पीछे पीछे हो लिया। अग्नि गुस्से में आगे बढ़ती गई, जबकि यूमिंगे उसके साथ साथ चलता रहा और हर थोड़ी देर में उसे देखता रहता था। अपनी समझ के हिसाब से ये सुंदर लड़की सचमुच वही लग रही थी। अरे, यूमिंगे ने अग्नि को कोहनी से छुआ। अग्नि ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम सच में गुस्सा हो? क्या तुम सचमुच बहुत ज्यादा गुस्सा हो? यूमिंगे ने टटोलते हुए पूछा। अग्नि बिना रुके तेजी से आगे बढ़ती गई। बेशक हम रुक नहीं सकते। अगर हम रुके और समर और उसका गिरोह हमें पकड़ लेगा तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। यूमिंगे और अग्नि गली में साथ साथ चल रहे थे। ये देखकर कि उसका चेहरा उतरा हुआ है, यूमिंगे बुदबुदाया, अरे छोटी लड़की, तुम इतनी छोटी सोच वाली कैसे हो सकती हो? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम सिंह ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरी देवी तुमसे कहीं ज्यादा बड़े दिल वाली है। वह कभी तुम्हारी तरह गुस्सा नहीं होगी। अग्नि ने तंज कसा। तुम्हारी देवी? तुम्हारी देवी का नाम क्या है? यूमिंगे तुरंत अवाक रह गया। उसने कहा, वह चीखी। उसने मूल रूप से उसे बदसूरत लड़की कहने की सोची थी, लेकिन चूंकि उसने अभी अभी एक फरिश्ते के रूप में उसकी तारीफ की थी, इसलिए अब उसे बदसूरत लड़की कहना थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए उसने कहा, उसका उपनाम राठौर है और वह अपने परिवार में 5वें नंबर पर है, इसलिए उसे 5वीं मिस कहा जाता है। तुम्हारी तरह नहीं, जो किसी भी अजनबी को अपना कौमार्य नाम पहला नाम आसानी से बता देती है। अग्नि ने एक गहरी सांस ली और बात को सह गई। हालांकि शायद इसलिए कि उसने एक गहरी सांस ली थी, अग्नि को अचानक अपने पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हुआ हो नहीं, वह फिर से पादने वाली थी। उसने अनजाने में ऊपर देखकर यूमिंगे को देखा। यूमिंगे उसकी इस नज़र से चकरा गया। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? अग्नि ने अपने निचले होंठ को काटा। उसकी नज़रें उलझन से भरी थीं। क्या यह मुमकिन है कि गैस छोड़ने के बाद भी यूमिंगे के अंदर अमर दिव्य फल की महक न पहुंचे? अग्नि ने मन ही मन सिर हिलाया। इसकी संभावना शून्य थी। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? तुम अपना पेट क्यों पकड़ रही हो? क्या दर्द हो रहा है? यूमिंगे ने उलझन में अग्नि से पूछा। अग्नि यह बात कैसे कह सकती थी? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ अपनी देवी को ढूंढो। अग्नि ने उसे गुस्से में घूरा। मैं घर जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करो। यूमिंगे को बिना किसी वजह के डांट सुननी पड़ी और उसका अपना भी एक तेवर था। वह तुरंत तंज कसकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ? अगर यह बात न होती कि तुम्हारी महक और कदकाठी मेरी देवी से मिलती जुलती है, तो अगर तुम घुटनों के बल बैठकर भी मुझसे भीख मांगती, तब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। ये कहकर यूमिंगे गुस्से में ठीक विपरीत दिशा में आगे बढ़ गया। अग्नि की आंखें फैल गईं तो यूमिंगे को भगाना इतना आसान काम था। वह इतनी देर से इसी बात को लेकर परेशान हो रही थी। यूमिंगे को जाते हुए देखकर अग्नि ने तुरंत एक गहरी सांस ली और पास की एक गली में घुस गई। जैसे ही वह उस गैस को छोड़ने ही वाली थी जिसे उसने इतनी देर से रोक रखा था, उसने ऊपर देखा और पाया कि यूमिंगे उसके सामने ही खड़ा है। बाल बाल बची। अग्नि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने दांत भींचे और मुट्ठी बंद कर ली। क्या तुम गए नहीं थे? तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? वह अपनी पोल खुलने से बस बाल बाल बची थी। यूमिंगे का तराशा हुआ सुंदर चेहरा ठंड से जकड़ा हुआ था और उनकी ठंडी नजरें अग्नि पर टिकी हुई थीं। उन्होंने तंज कसा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने भर से मैं चला जाऊंगा? क्या इससे मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? अग्नि, ये नासमझ लड़का कहाँ से आ गया है? अब उससे और सहन नहीं हो रहा। तो फिर मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ठीक है? मास्टर यू, कृपया मुझ पर दया करो और मेरा पीछा करना बंद करो, ठीक है? नहीं, मेरा मतलब है, मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहती, ठीक है? अग्नि रोने जैसी हालत में थी। वह गली से बाहर निकली और ठीक विपरीत दिशा में चल दी। हालांकि इससे पहले कि वह एक भी कदम बढ़ा पाती, उसने ऊपर देखा और पाया कि यूमिंगे उसके सामने ही खड़े हैं। उनके निर्दोष रूप से गहरे चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। उनकी नज़रें बर्फीली और गहरी नाराजगी से भरी थीं। उन्होंने अग्नि को घूरा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं आना चाहती? अग्नि ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, बात यह नहीं है कि मैं नहीं चाहती, बल्कि यह है कि मैं आ नहीं सकती। आखिरकार अगर तुम्हारी देवी ने ये देख लिया और कोई गलतफहमी हो गई, तो क्या ये बुरा नहीं होगा?
क्या तुमने यह नहीं कहा था कि वह उत्तरी सीमांत शहर में है? क्या तुम सच में चाहते हो कि उसे कोई गलतफहमी हो? तब जाकर यू मिंगए को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्हें नहीं पता था क्यों, लेकिन वह बस अग्नि के करीब रहना चाहते थे और उन्हें उसके बगल में चलना भी अच्छा लग रहा था। हालांकि उनका दिमाग उस बदसूरत लड़की की तस्वीरों से भरा हुआ था, वह खुद भी उलझन में थे। अग्नि का चेहरा पीला पड़ चुका था और गुस्से को रोके रखने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने जल्दी से कहा, वैसे जब मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि शायद राजकुमार समर और उनके आदमी किसी का पीछा कर रहे थे। वे बार बार छोटी अग्नि, बदसूरत लड़की और फ्रोजन फॉरेस्ट के अमर दिव्य फल का जिक्र कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे जिसे पकड़ना चाहते हैं वह तुम्हारी वही देवी हो? क्या उन्होंने पहले ही छोटी अग्नि को ढूंढ लिया है? वह कहाँ है? यूमिंगे का ध्यान तुरंत इस बात पर चला गया। अग्नि ने गलत रास्ते की तरफ इशारा किया। इस रास्ते पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें राजकुमार समर और बाकी लोग मिल जाएंगे। अग्नि के अपनी बात पूरी करने से पहले ही यूमिंगे बिजली की तेजी से वहां से गायब हो गए। आखिरकार चले गए। अग्नि ने एक लंबी सांस छोड़ी। अब वह आखिरकार राहत की सांस ले सकती है। हालांकि शायद आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं था। यूमिंगे को गए हुए अभी कुछ ही कदम हुए थे कि थोड़ी ही दूर से एक ताने भरी आवाज आई। अग्नि, तुम बिल्कुल बेकार हो। घर पर बैठने के बजाय तुम शहर में लोगों का ध्यान खींचने चली आए हो। क्या तुम्हें खुद पर थोड़ी भी शर्म नहीं आती? ये बात कहने वाली कोई और नहीं बल्कि अग्नि की चचेरी बहन राठौर रिया फंग यू थी और उनके ठीक बगल में परी मुयाओ फेरी मुयाओ खड़ी थीं। उन्होंने अभी अभी अग्नि को एक बेहद हैंडसम युवा से बात करते हुए देखा था, लेकिन चूंकि अग्नि की पीठ उस युवा की तरफ थी इसलिए वे उसका चेहरा साफ नहीं देख पाईं। हालांकि अग्नि को बदनाम करने और फंसाने के लिए ये दृश्य काफी था। जैसे ही अग्नि राहत की सांस लेने ही वाली थी, उसने मुड़कर रिया और परी मुयाओ को देखा और उसका चेहरा तुरंत तमतमा उठा। उसके पास उन पर ध्यान देने का बिल्कुल समय नहीं था और वह बस मुड़कर जाने लगी। रिया और परी मुयाओ दोनों ने बड़ी मुश्किल से अकेली अग्नि को पकड़ा था, तो भला वे उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती। तुरंत उन दोनों ने आगे और पीछे से अग्नि को घेर लिया। आगे रिया थी, पीछे परी मुयाओ, बाईं तरफ शहर की दीवार थी और दाईं तरफ खाईमुआर थी, इसलिए अग्नि के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। रिया फंग लियू ने अपनी बाहें आपस में बांधी और बेहद अहंकारी रवैये से अग्नि को नीचे की तरफ देखने लगी। परी मुयाओ फेरी मुयाओ ने घृणा के साथ अग्नि की तरफ देखा। उनके पतले और अलौकिक रूप से सुंदर शरीर को देखकर और समर द्वारा उनकी तारीफ में कहे गए शब्दों को याद करके परी मुयाओ के भीतर गुस्सा और ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। अग्नि ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, तुम क्या करना चाहती हो? रिया ने तंज कसा, हमने अभी अभी जो कुछ भी किया वह सब हमने देखा है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम जैसी चरित्रहीन महिला के पास ऐसा चेहरा होने का क्या हक है? इन शब्दों ने तुरंत परी मुयाओ को वह बात याद दिला दी। राजकुमार समर लगातार अग्नि के रूप की तारीफ कर रहा था, यहाँ तक कि युवराज विक्रम सिंह ने भी उसे कुछ ज्यादा ही बार देखा था। अग्नि जैसी खूबसूरत महिला के होते हुए युवराज विक्रम सिंह उससे शादी क्यों नहीं करेंगे? ये सोचते हुए परी मुयाओ ने अपना हाथ हिलाया और एक पल में उनके हाथ में एक ठंडा खंजर प्रकट हो गया। रिया ने अपनी भौहें सिकुड़ी, क्या तुम उसे मारना चाहती हो? क्या इससे बहुत बड़ा हंगामा नहीं मच जाएगा? परी मुयाओ ने तंज कसा, उसे मारना? मैं अपने हाथ क्यों गंदा करूं? बात सिर्फ इतनी है कि यह चेहरा देखने में वाकई बहुत बुरा लगता है। इसे देखकर इसे नष्ट करने की इच्छा होने लगती है। परी मुयाओ ने रिया की तरफ देखा, अगर उसके पास ये चेहरा न होता तो उसके पास ध्यान खींचने का क्या हक होता? क्या उसने फीनिक्स कुल की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया होता? क्या तुम पूरे फीनिक्स कुल की प्रतिष्ठा की खातिर अपने ही परिवार के एक सदस्य की बलि नहीं दे रही हो? परी मुयाओ ने रिया के लिए एक ऐसा कारण चुना जो विशेष रूप से सम्मानित और गरिमापूर्ण लग रहा था। चूंकि कहानियों में अग्नि हमेशा से दूसरों के बच्चों की तरह आदर्श हुआ करती थी, इसलिए रिया जन्म से ही अग्नि से नफरत करती थी। इसलिए जब उसने ये कारण सुना तो वह तुरंत पिघल गई। लेकिन उसे अपने भाई द्वारा सिखाई गई बात याद आ गई, खुद अपने हाथों से यह काम मत करो, दूसरों से करवाओ। इसलिए रिया ने कहा, लेकिन आखिर वह मेरी बहन है, मैं खुद पर यह जुल्म नहीं कर सकती। परी मुयाओ भी थोड़ी नासमझ थीं। उन्होंने तंज कसा, मुझे तुमसे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है और किसी को कुछ नहीं बताना है। बोलते हुए परी मुयाओ ने खंजर को अग्नि की गर्दन पर रखा, उसके करीब झुक गईं और एक पंख जितनी हल्की आवाज में अग्नि के कान में फुसफुसाया, अग्नि, तुम्हें ये जिंदगी चाहिए या ये चेहरा? क्या हो अगर मुझे ये दोनों चाहिए? अग्नि ने आधी मुस्कान के साथ धमकी दे रही परी मुयाओ की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गहरी चमक तैर रही थी। ऐसी स्थिति में भी वह डरी नहीं। परी मुयाओ को खुद को चुनौती दी जाती हुई महसूस हुई। परी मुयाओ ने अपने दांत भींचे और गुस्से में अग्नि को घूरा, अग्नि, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत किस बात पर करती हूँ?
किस बात पर? अग्नि ने तुरंत पूछा। तुम्हारी यह आत्मविश्वासी अजय रवैया, चाहे स्थिति कोई भी हो, ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज़ तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे इस चेहरे को फाड़ दूं और तुम्हारी उन आंखों को बाहर निकाल लूं। बोलते हुए परी मुयाओ ने अपने हाथ का खंजर अग्नि की गोरी और कोमल त्वचा की तरफ चला दिया। उनकी आंखों में एक क्रूर विकृत मुस्कान फैल गई। आखिरकार वे उस चेहरे को नष्ट कर सकती थीं जो लोगों को ईर्ष्या से पागल कर देता था। न केवल वह, बल्कि रिया के चेहरे पर भी एक आत्मसंतुष्ट उपहास था। अग्नि, मर जाओ। ये सब पलक झपकते ही हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसी पल अग्नि का शरीर एक झटके से बगल में पीछे की तरफ उड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि उसके ठीक बगल में वह था खाईमोट जलकुंड थी। ठीक उसी समय जब अग्नि खाई में गिर रही थी, उसने एक हाथ से परी मुयाओ को दबोच लिया और दूसरे हाथ से रिया को पकड़ लिया और उन दोनों को भी अपने साथ खाई में खींच लिया। ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ। जैसे ही वह नीचे गिरी, अग्नि की चीख निकल पड़ी। रिया फंगलियू को तैरना बिल्कुल नहीं आता था, वह पानी से बहुत डरती थी। इसलिए खाईमोट में गिरने के बाद वह घबरा गई और हाथ पैर पटकने लगी। परी मुयाओ फेरी मुयाओ को थोड़ी बहुत तैरना आता था, वह बमुश्किल खुद को बचा सकती थी, लेकिन वह इत्तेफाक से रिया के ठीक बगल में थी, जिसके कारण यह भयानक हादसा हो गया। रिया पीछे से अग्नि को पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन उसने गलती से परी मुयाओ को दबोच लिया। डूबता हुआ इंसान बचने के लिए तिनके का सहारा भी ढूंढता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए उसने परी मुयाओ को कसकर पकड़ लिया और जाने से इनकार कर दिया। परी मुयाओ ने घबराकर उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हालांकि रिया को डर था कि अगर उसने छोड़ा तो वह डूब जाएगी, इसलिए छोड़ने के बजाय उसने एक ऑक्टोपस की तरह परी मुयाओ को कसकर जकड़ लिया, और इतना ही नहीं, उसके हाथ अभी भी परी मुयाओ के गले को कसकर जकड़े हुए थे। वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। परी मुयाओ गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने वाली थीं। उन्होंने रिया को खुद से दूर हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मौत के मुंह पर खड़े किसी इंसान के अंदर जीने की जो जिद जागती है, वह डरावनी होती है। वह उसे कैसे छुड़ा पाती? उनका दम घुटने लगा था। खांसी 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 खांसी, मुझे छोड़ो, जाने दो, जब तक मैं ऊपर न पहुंच जाऊं तब तक। मुयाओ की जीभ बाहर आ रही थी और आंखें ऊपर चढ़ रही थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिया उनका गला घोंटकर उन्हें मार डालती। लेकिन रिया के नाक, कान, आंखों, हर जगह पानी घुस रहा था और वह बुरी तरह घबरा चुकी थी। वह कैसे छोड़ सकती थी? मरने पर भी वह नहीं छोड़ती। परी मुयाओ आग बबूला हो उठीं। वह ऐसी मूर्ख रिया के साथ कैसे तालमेल बिठा सकती थीं? एक डूबते हुए इंसान को खींचकर किनारे पर ले जाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन डरावनी बात यह थी कि रिया की ताकत उनसे ज़्यादा कम नहीं थी। जब वह ऊपर की तरफ जोर लगाती तो रिया उन्हें नीचे खींच लेती। इस तरह उनकी ताकतें आपस में कट जातीं। परी मुयाओ का दम घुटने के अलावा पेट में बहुत सारा पानी भी भर चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएंगी। अपनी जान को सबसे ज़्यादा चाहने वाली परी मुयाओ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह और रिया कभी साथी हुआ करती थीं। थप्पड़, मुझे छोड़ो, जाने दो। परी मुयाओ ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और उसे रिया के सिर पर दे मारा। क्या रिया सिर्फ घबराई हुई थी? नहीं, अग्नि एक ऐसी इंसान है जो मौके पर ही फैसला लेती है। इसलिए जब वह खाई में गिरी तो उसने अपनी सिल्वर सुइयों, चांदी की सुइयों से रिया को चुभा दिया, जिससे उसका डर और बढ़ गया। ये जानते हुए कि रिया पानी से डरती है, उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि ऐसा असर दिख सके। खाई में गिरने के बाद से ही रिया पागलों की तरह अग्नि का पल्ला पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अग्नि उसे खुद को पकड़ने देती कैसे? वह एक बेहतरीन तैराक थी। खाई में गिरते ही वह सीधे गहरे पानी में गोता लगा गई। इस बात का फायदा उठाते हुए कि गहरे पानी के इलाके में कोई नहीं था, अग्नि समुद्र में तैरती मछली की तरह अपने पैरों के बल आगे बढ़ गई। पलक झपकते ही वह उनसे 10 मीटर की दूरी पर तैरकर पहुंच गई। अग्नि लकड़ी के एक टुकड़े पर हाथ रखकर आराम से लेटी हुई थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह ऐसे मजे से देख रही थी मानो कोई अच्छा नाटक चल रहा हो, जबकि रिया परी मुयाओ को बुरी तरह परेशान कर रही थी। ये दोनों वाकई बहुत अजीब हैं। जीवित रहने के लिए परी मुयाओ ने पूरी क्रूरता दिखाई। जब उन्होंने रिया को मुक्का मारा तो वह उसे जान से ही मार देना चाहती थीं। हालांकि इस समय बचने का सबसे अच्छा तरीका परी मुयाओ का यही था, क्योंकि उस पागल हो चुकी रिया को बेहोश करके ही वह जिंदा किनारे पर चढ़ सकती थी, वरना आज उन्हें अपनी जान यहीं गंवानी पड़ती। परी मुयाओ के मन में अचानक अग्नि का ख्याल आया। ये सब उसी की वजह से है। उस धूर्त और चालाक लड़की ने, जिसके पास जीत पहले से ही तय थी, लगभग उसकी जान ही ले ली थी। तभी उसी समय एक मुक्का परी मुयाओ के माथे पर आ लगा। रिया फंगलियू गुस्से से पागल हो रही थी। किसी ने वास्तव में उस पर हाथ उठाया था। बिना ज्यादा सोचे वह जानती थी कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि अग्नि ही होगी। अग्नि, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी।
रिया पूरी तरह से पागलों जैसी हरकत करने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और परी मू याओ के माथे पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रिया के पास जबरदस्त ताकत थी। ये वाकई डरावनी थी। अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार न होने की वजह से परी मू याओ की कनपटी पर सीधा प्रहार हुआ और दर्द के मारे उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये बहुत दर्दनाक था। परी मू याओ गुस्से से खौल उठीं। पवित्र गंदगी। परी मू याओ लगभग खून की उल्टी करने ही वाली थीं। इस पागल रिया ने न केवल उन्हें दबोच लिया था, उन पर सवार हो गई थी और उन्हें नोच रही थी, बल्कि अब वह उन्हें मार भी रही थी। वह एक शाही राजकुमारी जैसी दर्जे वाली थीं। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुमने वास्तव में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। गुस्से में अंधी हो चुकी परी मू याओ ने बाकी सब कुछ भुला दिया और तुरंत रिया के साथ भिड़ गईं और अपनी मुंहतोड़ मुक्केबाजी शुरू कर दी। वे दोनों आपस में भयंकर रूप से लड़ने लगीं। अग्नि ज्यादा दूर नहीं गई थी। वह किनारे पर लेटी हुई थी और लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। ये बहुत मजेदार है। ये वाकई हद दर्जे का मजेदार है। ईमानदारी से कहें तो उसने तो बस ये योजना बनाई थी कि रिया परी मू याओ को पकड़े रखे ताकि वह आसानी से किनारे पर चढ़ सके। किसे पता था कि रिया इतनी बड़ी प्रतिभा निकलेगी और उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करेगी। ठीक उसी समय जब परी मू याओ और रिया पानी के अंदर एक महायुद्ध लड़ रही थीं और अग्नि बड़े मजे से ये तमाशा देख रही थी, कदमों की एक आवाज़ तेजी से पास आने लगी। अग्नि ने थोड़ी देर पहले पानी के अंदर ही वह पाद छोड़ा था, लेकिन शायद पानी के बहाव की वजह से वह सतह पर नहीं आया था। इसलिए अग्नि को भागने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने तय किया कि जब तक अमर दिव्य फल की गैस पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक वह पानी के अंदर ही रहेगी। इसलिए मुंह में भांग का एक डंठल खोखली नली दबाए हुए अग्नि ने अपना पूरा सिर पानी के अंदर डुबो रखा था और उसी पतले डंठल के जरिए सांस ले रही थी। खाई मोआट के आसपास वैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और परी मू याओ तथा रिया द्वारा मचाए गए इस हंगामे की वजह से वहां लोगों का तांता लग गया। उत्तरी शहर के लोगों ने अपने जीवन में पहली बार दो कुलीन लड़कियों को इस तरह आपस में लड़ते हुए और नदी में गिरते हुए देखा था। वे अवाक होकर ये तमाशा देख रहे थे और हैरानी से चीख रहे थे। इन दोनों लड़कियों की आपस में क्या दुश्मनी है? ये तो वाकई जान की बाजी लगाने पर उतर आए हैं। देखो, पीले लिबास वाली लड़की आसानी से उड़ सकती थी, लेकिन उस बैंगनी लिबास वाली लड़की ने उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। वे एक दूसरे के बाल नोच रही हैं। हे भगवान, मुझे लगा था कि सुंदर दिखने वाली कुलीन घरानों की लड़कियां अपनी हर चाल में शालीन और सौम्य होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सड़क पर चीखने वाली किसी झगड़ालू औरत की तरह लड़ेंगी। क्या ये किसी आम झगड़ालू औरत के स्ट्रीट ब्रॉल सड़क छाप लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है? ये वाकई आंखें खोल देने वाला नज़ारा है। उत्तरी शहर के लोग, जो अपने उग्र और अडिग स्वभाव पर गर्व करते हैं, इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अपनी हैरानी छिपा नहीं पा रहे थे। इस समय परी मू याओ और रिया अपनी पुरानी और नई दोनों दुश्मनी का हिसाब एक साथ चुकता कर रही थीं। क्या रिया यह नहीं जानती थी कि परी मू याओ युवराज विक्रम सिंह के प्यार में पागल हैं? क्या परी मू याओ यह नहीं देख सकती थी कि रिया युवराज विक्रम सिंह पर लट्टू हुई जा रही हैं और उन पर झपटना चाहती हैं? इससे पहले अग्नि ने सबका ध्यान खींच रखा था, इसलिए वे सब मिलकर उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन अब जब अग्नि गायब हो चुकी है तो उन्होंने आपस में ही हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है। रिया, मुझसे झूठ मत बोलो कि तुम युवराज विक्रम को पसंद नहीं करती। मू याओ इस समय रिया के बाल पकड़े हुए थीं और उन्हें पानी से बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थीं। रिया ने तुरंत परी मू याओ की आंख के पास एक मुक्का जड़ दिया। युवराज मुझे पसंद करते हैं। खुद की तारीफ करना बंद करो। परी मू याओ ने लगभग अपना पानी ही बाहर उगल दिया। युवराज तुम्हें पसंद करते हैं? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम खुद को समझती क्या हो? परी मू याओ गुस्से से लगभग हंस पड़ी थीं। महामहिम आखिर किस किस्म की दिव्य हस्ती हैं? क्या वह कभी रिया फंगलियू को पसंद कर सकते हैं? क्या रिया खुद को कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं समझ रही है? परी मू याओ के घृणा भरे लहजे ने रिया को एक बार फिर भड़का दिया। युवराज सिर्फ उसी से प्यार करते हैं, वरना वह किसी और जगह जाने के बजाय सीधे फीनिक्स कुल के पास क्यों जाते? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। रिया ने गुस्से में चीखते हुए अपनी मुट्ठियों से पानी पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। एक ही पल में पानी में हलचल मच गई और छींटे उड़ने लगे, जिससे वहां एक जीवंत दृश्य बन गया। कदमों की एक झड़ी पास आए और जल्द ही लोगों का एक समूह खाई मोआट के किनारे पर प्रकट हो गया। नए आने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि समर और उनके दो साथी साथ में यूमिंग गए थे। चूंकि रिया और परी मू याओ इतनी शिद्दत से लड़ रही थी, इसलिए लगभग किसी ने भी पानी के नीचे छिपी अग्नि पर ध्यान नहीं दिया। पवित्र गंदगी, यह क्या चल रहा है? क्या वे पानी के भीतर 300 राउंड का कोई महायुद्ध लड़ रही हैं? समर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने खाई में उन दो लड़कियों को एक दूसरे के बाल नोचते और पागलों की तरह लड़ते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक उत्सुक भाव उभर आया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़कियां लड़ने पर इतनी पागल हो सकती हैं।
रिया के भाई फंगिरन, तुम्हारी बहन वाकई काफ़ी कमाल की है। रिया के भाई फैंगिरान ने लगभग अपनी आंखें घुमा दीं। समर भले ही इस मामले को लेकर बेपरवाह हो सकता था, लेकिन रिया के बड़े भाई होने के नाते क्या वह सचमुच इससे दूर रह सकते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने पंजों से हल्के से जमीन को छुआ और अगले ही सेकंड उनकी आकृति एक पंख फैलाते हुए राजहंस रोग की तरह नदी के तट पर आ गई। अपने हाथ के एक इशारे से उन्होंने दोनों लड़कियों को उठाया और नदी के तट पर पटक दिया। उन्हें लगा कि दोनों लड़कियां शांत हो जाएंगी, लेकिन इसके बजाय वे जमीन पर लौट लौट कर फिर से लड़ने लगीं। वे लगातार चिल्ला रही थीं, युवराज मुझसे प्यार करते हैं, युवराज मेरे हैं, तुम सपना देख रही हो, सपना तो तुम देख रही हो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालना पसंद करूंगी। सब लोग, ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक है। समर के होंठ हल्के से खुले और उसने शांत व अथाह विक्रम सिंह की तरफ एक अजीब और उलझन भरी नज़र से देखा। बॉस विक्रम, वे तुम्हारे लिए लड़ रही हैं, क्या तुम कुछ कहने नहीं जा रहे हो? अगर समर यह कहे कि उसका सबसे बड़ा दोस्त एक आफत है, तो कितनी ही लड़कियों की जिंदगी उसे देखते ही बर्बाद हो चुकी है। विक्रम सिंह की नज़रें बर्फ की तरह ठंडी और तेज थीं और उनके पतले होंठों से 3 शब्द निकले, क्या तुम मरना चाहते हो? खांसी खांसी खांसी। समर में अब बॉस विक्रम को छेड़ने की हिम्मत कहाँ बची थी। ये देखकर कि रिया लड़ाई के कारण कीचड़ से सनी हुई जमीन पर लौट रही है, फैंगिरान के होंठ हल्के से फड़के। वह अब इसे और ज़्यादा देख नहीं सकते थे, क्योंकि ये दृश्य न केवल उन तमाशबीनों से भरा हुआ था जो उंगली उठा छोटा ऊकर फुसफुसा रहे थे, बल्कि वहां अबूझ और दूर रहने वाले विक्रम सिंह भी मौजूद थे। अभी के लिए रुक जाओ। फैंगिरान का चेहरा कोयले की तरह काला था। अपने हाथ के एक झटके से उन्होंने रिया को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बाज किसी चूजे को दबोच लेता है। रिया गुस्से से अपना आपा खो चुकी थी। उसने संघर्ष करते हुए चिल्लाया, बड़े भाई मुझे जाने दो। उसने असल में मेरी और मेरे प्यार की तौहीन की है और मुझसे युवराज को चुराने की हिम्मत की है। मैं उसे मार डालूंगी। फैंगिरान का मन कर रहा था कि उस दिमागहीन रिया को वापस उसी खाई में फेंक दें। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़ रिया के गाल पर पड़ा, जिससे उसका सिर चकरा गया और उसे तारे दिखने लगे। इससे पहले कि वह फूट फूट कर रो पड़ती, फैंगिरान ने उसे विक्रम सिंह की तरफ घुमाया और कहा, दोबारा इसे चिल्लाकर दिखाओ। फिर रिया ने अपने सामने उस ऊंचे और भव्य युवा को देखा जो मानो किसी दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। महामहिम, महामहिम। रिया ने अपनी फटी हुई पोशाक, परी मुयाओं के साथ लड़ने के बाद बनी उसकी गंदी और बदतर हालत को देखा और फिर अपने पिछले झगड़ालू व्यवहार को याद किया। रिया फंगयू को लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है और उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो चुका है। हे भगवान, ये सिर्फ रिया ही नहीं थी जिसने हे भगवान कहा, उसके बगल में खड़ी परी मुयाओं ने भी यही किया। रिया की हालत खस्ता थी और वैसी ही हाल उनका भी था। रिया उग्र थी और वह भी कम उग्र नहीं थी। फीनिक्स ग्लेज। माँ परी मुयाओं ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। उनकी इच्छा हुई कि वह तुरंत बेहोश हो जाएं। उन्होंने असल में अपने क्रश के सामने इस तरह अपनी भद्द पिटवा ली थी कि वह बस अपना गला काटना चाहती थीं। वह अब और जीना नहीं चाहती थीं। वह बस बेहोश होकर मर जाना चाहती थीं और अब उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। जैसे ही वह बेहोशी का नाटक करने ही वाली थीं, विक्रम सिंह की खतरनाक और खतरनाक नज़रें रिया के चेहरे से होते हुए परी मुयाओं के चेहरे पर पड़ीं और उन्होंने ठंडे व उदासीन स्वर में पूछा, ये सब क्या चल रहा है? क्या 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 हुआ था? परी मुयाओं का दिमाग, जो थोड़ी देर पहले सुनना पड़ चुका था, धीरे धीरे काम करने लगा। ये सही है, ये सब अग्नि की वजह से है। अब वह और रिया दोनों बुरी तरह घायल हो चुकी हैं और युवराज के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन अग्नि पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसा क्यों है? परी मुयाओं ने खुद को जल्दी से संभाला। उन्होंने अपने माथे पर बिखरे लंबे बालों को पीछे हटाया और आंसुओं के साथ विक्रम सिंह से शिकायत की, यह अग्नि है। ये सब अग्नि की वजह से है। वह हम दोनों को मारना चाहती थी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। इस सब में अग्नि का नाम कैसे आ गया? और वे यहाँ तक कह रही हैं कि अग्नि उन्हें मारना चाहती थी। क्या अग्नि किसी राजकुमारी को मार सकती है? क्या वह मरना चाहती है? ये तर्क पूरी तरह से पागलपन भरा था। चूंकि परी मुयाओं ने अग्नि की छवि खराब करने की ठान ली थी, इसलिए उन्होंने एक ही सांस में पूरी कहानी गढ़ डाली। उन्होंने अपने निचले होंठ को काटा और कहा, अग्नि वाकई बहुत कुटिल और शातिर है। उसने हम दोनों को खाई मुआट में धक्का दे दिया। वह हमें डुबोकर मारना चाहती थी। रिया, जिसका दिमाग थोड़ी देर पहले सुन्न हो चुका था, बिजली के झटके की तरह अचानक होश में आ गई। हाँ, अग्नि। इस सब का इल्जाम अग्नि पर ही जाना चाहिए। ये सुनकर समर तुरंत भड़क उठा। इसका अग्नि से क्या लेना देना है? क्या वह हवेली में आराम से नहीं रह रही है? परी मुयाओं ने तंज कसा, अग्नि हवेली में रह रही है। अपने इस चंचल स्वभाव के साथ वह भला घर पर कैसे टिक सकती है? ये सुनकर समर और भी अधिक चिढ़ गया। उसकी तेज नजरें तलवार की तरह परी मुयाओं को चीरती हुई निकलीं।
एक भली भाभी लड़की को इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करनी चाहिए, तुम सिर्फ अपनी ही इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। भले ही तुम अग्नि को पसंद नहीं करती हो, लेकिन इस तरह उस पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। वह ऐसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी सताए और उसका साथ देने वाला कोई न हो। ये साफ था कि समर इस बार अग्नि का पक्ष लेने वाला था। परी मु याओ की खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने शिकायत भरे लहजे में अपने निचले होंठ को काटा। युवा राजकुमार, तुम सिर्फ अग्नि का पक्ष लेना जानते हो। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? रिया और मुझे अग्नि ने खाई में धक्का दिया था। हम लगभग मरने ही वाली थीं। हाँ, हालांकि रिया मन ही मन परी मु याओ से नफरत करती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब परी मु याओ का साथ देना ही होगा। इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां भींची, आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, जब अग्नि हमें मारना चाहती है, तब भी तुम उसका समर्थन क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वह खूबसूरत है? समर की आंखें बहुत तेज थीं, वह ये कैसे नहीं देख सकता था कि परी मु याओ और रिया कुछ गलत इरादा रखती हैं। ये दोनों सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए बेचारी होने का नाटक कर रही थीं। उसने उपहास किया, अग्नि ने तुम्हें धक्का दिया। उसने तुम्हें धक्का क्यों दिया? क्या इसलिए कि तुम उससे ज़्यादा बदसूरत हो? पानी के भीतर एक डंठल के सहारे सांस ले रही अग्नि ने अचानक एक लंबी सांस छोड़ी। ग्लग ग्लग, पास ही नदी से पानी के बुलबुले उठने की एक हल्की सी आवाज़ आई। विक्रम सिंह ने अपनी गहरी काली आंखों से उस पतले व्यक्ति डंठल पर एक लापरवाह नजर डाली। समर द्वारा डांटे जाने के बाद परी मु याओ और रिया के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन वे दोनों उतनी पतली चमड़ी वाली नहीं थीं, खासकर परी मु याओ। उन्होंने अपने मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों से अपने निचले होंठ को काटा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दयालु दिखने के साथ साथ दुख और गुस्से से भरी हुई थीं। अग्नि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था और हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए उसने हमारा मुंह बंद करने के लिए हमें मारने की कोशिश की। रिया ने तुरंत हामी भरी, हाँ बिल्कुल सही, हम दोनों ने देखा कि अग्नि और एक युवा गली में कुछ संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। फैंग ईरान का मन कर रहा था कि वह रिया का गला घोंट दे। क्या वह कोई मूर्ख है? भले ही तुम अग्नि को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तो क्या तुम कोई दूसरा बहाना नहीं चुन सकती थी? चाहे जो हो, रिया और अग्नि चचेरी बहनें हैं, एक ही परिवार से हैं। अगर अग्नि की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है, तो रिया की प्रतिष्ठा कितनी बेहतर रह सकती है। ये साफ तौर पर एक ऐसी जीत है जिसमें खुद का भी नुकसान होता है, और वह इसे इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। क्या वह बेवकूफ़ है? फैंग ईरान का मन कर रहा था कि वह अपनी छोटी बहन को वापस उसकी माँ की कोख में भेज दे और उसे फिर से नया रूप दे। वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? इस पल समर के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से के साफ तेवर दिखाई दे रहे थे। विक्रम सिंह की पहले से ही बर्फीली ऊर्जा और ठंडी हो गई, जिससे कमरे का तापमान तुरंत ठंडक के स्तर पर आ गया। समर ने परी मु याओ को दबोच लिया, तुमने अभी क्या कहा? परी मु याओ भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थीं। उन्होंने चीखकर कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि उस बेकार अग्नि ने गली में एक युवा के साथ कुछ अनुचित काम किया। अगर हमने उन्हें रंगे हाथों न पकड़ा होता तो वे हाँ, वह युवा गुलाबी रंग का चोला पहने हुए था, जिसे पहचानना बहुत आसान था। मैंने इसे साफ साफ देखा है, मैं भगवान की कसम खाती हूँ। रिया ने जोर से कहा। चूंकि उनका दुश्मन एक ही था, इसलिए रिया और परी मु याओ, जो कुछ ही पल पहले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थीं, अब एक बार फिर एकजुट हो गई थीं। नदी की तलहटी में ये सुनकर अग्नि ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। ये दोनों औरतें वाकई बेहद बेशर्म हैं। समर ने तंज कसा, तुम बार बार कह रही हो कि अग्नि एक बेकार इंसान है, लेकिन अग्नि जैसा बेकार इंसान तुम दोनों को खाईमुआट में कैसे धकेल सकता है? मु याओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी शक्ति छठे स्तर की स्पिरिट मास्टर की है ना? फिर समर ने अपनी नज़रें रिया की तरफ घुमाईं, तुम 5वें स्तर की स्पिरिट मास्टर हो, है ना? तुम दोनों, एक 5वें स्तर की स्पिरिट मास्टर और दूसरी छठे स्तर की स्पिरिट मास्टर, बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति वाली एक बेकार अग्नि द्वारा खाई में धकेल दी गईं। क्या तुम दोनों बेवकूफ़ हो, या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? समर एक एक कदम आगे बढ़ा, जबकि परी मु याओ और रिया पीछे हटती गईं। बिल्कुल नहीं, अग्नि ने, लेकिन जिस आदमी के साथ उसका चक्कर था उसने अग्नि की मदद की थी हमें नदी में धकेलने में। परी मु याओ ने बेताबी से चीखते हुए कहा। समर गुस्से से इतना लाल हो गया था कि उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। विक्रम सिंह आगे बढ़े, उनकी खतरनाक आंखें सिकुड़ गईं, जो एक दुष्ट और डरावनी रोशनी से भरी थीं। जैसे ही वह कुछ बोलने वाले थे, वे झूठ बोल रही हैं। 5 साल से भी कम उम्र का एक छोटा सा लड़का अपनी माँ की गोद से छूट गया, उसके छोटे छोटे पैर तेजी से आगे बढ़े और उसने परी मु याओ की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, वह झूठ बोल रही है। ओह, समर उस छोटे लड़के के बराबर बैठने के लिए नीचे झुका। वह झूठ क्यों बोलेगी? वे दोनों बुरे लोग हैं। उस छोटे लड़के ने परी मु याओ की तरफ इशारा करते हुए कहा, खास तौर पर वह छोटी बहन अग्नि की गर्दन पर अपनी छुरिया खंजर रख रही थी और कह रही थी कि वह उसका चेहरा खरोंच देगी। परी मु याओ के दिल की धड़कन रुक गई।
उन्हें अच्छी तरह याद था कि उस समय वहां से कोई नहीं गुजरा था, तो इस बच्चे को कैसे पता चला। तुरंत परी मु याओ ने तंज कसा, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना आज रात भेड़िए उन्हें उठा ले जाएंगे। यह एक खुला हुआ खतरा धमकी है। छोटे लड़के की मां ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भींच लिया और तंज कसा, बेटी, ऊपर भगवान सब देख रहे हैं। तुम इस तरह झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती, वरना मरने के बाद नरक के 18वें स्तर में जाओगी। हमारा छोटा मेमना बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। छोटे लड़के की मां ने अपने पीछे बने घरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा घर इन घरों के समूह में ही है। हम अपनी खिड़की से पुल का नज़ारा साफ देख सकते हैं। तुमने अभी अभी जो कुछ भी किया, वह सिर्फ हमारे छोटे मेमने ने ही नहीं, बल्कि हम सभी पड़ोसियों ने देखा है। एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई बाहर आई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम वही हो जो 5वीं मिस को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन तुमने पलटकर उन्हीं पर इल्जाम मर दिया कि उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए, 5वीं मिस पूरी तरह से बेकसूर हैं। भला उनका किसी के साथ कोई अनुचित संबंध कैसे हो सकता है? तुम लोग बस बकवास कर रही हो। ऐसी कौन सी दुश्मनी या नफरत है जो तुम्हें इतनी आसानी से दूसरों पर कीचड़ उछालने पर मजबूर कर देती है? इस दुनिया में तुम जैसी बेशर्म लड़की कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें बारिश के दिन बिजली गिरने से डर नहीं लगता? जैसे जैसे ये लोग आगे आए, वैसे वैसे और भी अधिक लोग परी मु याओ और रिया की निंदा करने में शामिल हो गए। उत्तरी शहर बहुत बड़ा नहीं है, खासकर मुख्य शहर के पास का इलाका। वहाँ के सभी निवासियों को किसी न किसी रूप में अग्नि से मदद मिली है, इसलिए वे उसका बहुत ख्याल रखते हैं। हर कोई अग्नि की रक्षा ऐसे कर रहा था मानो वह उनका अपना बच्चा हो। जब इतने सारे लोग एक साथ एकजुट हो गए, तो उनकी संख्या और उत्साह का दबाव वाकई बहुत डरावना था। परी मु याओ तुरंत अवाक रह गईं, और रिया का भी यही हाल था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अग्नि का इतना मजबूत फैन बेस्ड समर्थक वर्ग होगा। समर ने परी मु याओ और रिया की तरफ देखा, जिन्हें आम जनता उंगली उठाकर जोर जोर से कोस रही थी, और उसे बेहद राहत महसूस हुई। वह इन लोगों को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि इससे पहले जब उसने अग्नि के बारे में कुछ बुरा कहा था, तो ये लोग किचन के चाकू और चॉपिंग बोर्ड लेकर उस पर टूट पड़े थे। उसे लगभग दिल का दौरा ही पड़ने वाला था। बहुत बढ़िया, अब परी मु याओ की बारी है। अब समर रिया और परी मु याओ को डांट खाते हुए देख रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई तमाशा देख रहा हो, जो कि विशेष रूप से संतोषजनक था। परी मु याओ और रिया आम जनता से घिरी हुई थीं, जो उन्हें जोर जोर से कोस रही थी और उन पर इल्जाम लगा रही थी। आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी सीमांत शहर के लोग अपने उग्र और अड़ियल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और वे उन पर जो गालियां बरसा रहे थे, उनका कोई अंत नहीं था। परी मु याओ और रिया को इतनी बुरी तरह डांटा जा रहा था कि वे पागल होने की कगार पर पहुंच चुकी थीं। वे कुलीन घरानों की हैं, सड़क पर उन्हें इस तरह की बेइज्जती का सामना कभी करना पड़ा है, खासकर इतने सारे लोगों के सामने। तुम बदतमीज और गंवार लोग। परी मु याओ गुस्से से पागल हो उठी। तभी गुलाबी रंग का एक लिबास पहने हुए एक शख्स भीड़ के बीच आ घुसा। विक्रम सिंह, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ मिलोगे। मैं तुम्हें सदियों से ढूंढ रहा हूँ। एक बेहद सुंदर युवा हवा के झोंके की तरह बहते हुए आया और लगभग परी मु याओ से टकरा ही गया था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यू मिंगए था। विक्रम सिंह ने यू मिंगए पर एक नज़र डाली, उनकी आंखें अथाह और अतल थीं। समर ने नाखुश होकर यू मिंगए को घूरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक दूसरे को नहीं जानते। यू मिंगए को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह समर को घूरने लगा, मैंने सुना है कि तुम उस बदसूरत लड़की को ढूंढ रहे हो। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? वह कहाँ है? वह कहाँ है? उसी समय परी मु याओ और रिया ने गुलाबी चोले में सजे यू मिंगए को देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। वे बाईं और दाईं तरफ से यू मिंगए की तरफ दौड़ीं और चिल्लाते हुए बोलीं, यही है, यही है, यही वह शख्स है जो गली में अग्नि के साथ संदिग्ध और अनैतिक संबंध बनाए हुए था। तुरंत वहां मौजूद हर शख्स की नज़रें यू मिंगए के चेहरे पर टिक गईं। तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? युवा थोड़ा चकरा गया, मानो कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। परी मु याओ ने तंज कसा, यही है वो। मुझे क्या हुआ है? यू मिंगए ने उलझन में पूछा। तुम अग्नि को पसंद करती हो, है ना? परी मु याओ ने घूरते हुए यू मिंगए से कहा। हालांकि उस समय उन्होंने केवल उसकी पीठ ही देखी थी, लेकिन ये युवा यू मिंगए अग्नि के बहुत करीब था। वह नहीं जानती थी कि अग्नि इस युवा को पसंद करती है या नहीं, लेकिन वह एक नज़र में भांप सकती थी कि वह अग्नि के आसपास मंडरा रहा था। क्या वह उसे पसंद नहीं करता होगा? यू मिंगए ने मन ही मन सोचा, अग्नि इतनी खूबसूरत है और वह खुद अच्छे लुक्स वाले लोगों की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने वाला इंसान है, तो अग्नि को पसंद करने में क्या हर्ज है? लेकिन तभी परी मु याओ के पीछे एक आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अग्नि थी, जो अब नदी की तहर में ज्यादा देर नहीं रह सकती थी और चुपचाप ऊपर आकर सूखे कपड़े पहन चुकी थी। यू मिंगए ने तुरंत अपनी गर्दन कड़ी की और गुस्से में परी मु याओ को घूरा, तुम क्या बकवास बक रही हो, लड़की?
मैं अग्नि को पसंद करता हूँ। हे, क्या तुम अंधी हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये कहो कि मुझ जैसा यू मिंगे अग्नि को पसंद करता है? तुम पूरी तरह से पागल हो। परी मुयाओ, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यू मिंगे इस बात से साफ मुकर जाएगा। अग्नि को रिझाने के लिए कम से कम उसे मौके पर यह बात स्वीकार तो करनी ही चाहिए थी। फिर समर उससे भिड़ जाता और वे दोनों आपस में लड़ बैठते, जबकि वह आराम से बैठकर दो शेरों की लड़ाई का मजा ले सकती थी। उन्होंने पहले ही यू मिंगे के लिए एक गड्ढा खोद रखा था, लेकिन वह गड्ढे के पास जाकर वापस लौट गया। परी मुयाओ गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने वाली थीं। यू मिंगे ने परी मुयाओ को ऐसे घूरा मानो वह कोई बेवकूफ़ हो। अगर जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसे यह पता चला कि तुम मेरे बारे में इस तरह की झूठी अफवाहें फैला रही हो, तो क्या तुम जानती हो कि इससे कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा होगी? क्या तुम जानती हो कि इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे? क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? यू मिंगे असल में यह बात अग्नि को सुनाने के लिए कह रहा था। परी मुयाओ ने मन ही मन खून के घूंट पिए। उन्होंने साफ देखा था कि थोड़ी देर पहले यू मिंगे एक पिल्ले की तरह अग्नि के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। ये पाखंडी युवा वाकई किसी दूसरी ही मिट्टी का बना है। तो फिर तुम जिसे पसंद करती हो वह शख्स कौन है? परी मुयाओ ने तंज कसा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होती कौन हो जो मेरे मामलों में टांग अड़ाओ? यू मिंगे ने परी मुयाओ का जायजा लिया और फिर अचानक उन्हें एक शानदार आइडिया सूझ गया। हे भगवान, ऐसा तो नहीं कि तुम असल में मुझे ही पसंद करती हो? अरे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारा चेहरा बदसूरत है, दूसरी बात तुम बहुत क्रूर हो, और तीसरी बात एक नज़र में ही पता चल जाता है कि तुम्हारी प्रतिभा कोई खास नहीं है। संक्षेप में, तुम कुछ भी कहो, मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। परी मुयाओ ने फिर से खून की उल्टी की। वह अपने आसपास के लोगों की उपहास से भरी नज़रों को साफ महसूस कर सकती थीं। वह वाकई निराशा के कगार पर थीं। यू मिंगे के पास आते ही मुझे ऐसा अजीब एहसास क्यों होने लगता है? और यह बातचीत कहाँ से कहाँ पहुँच गई? साफ तौर पर पहले बात उसके और अग्नि के बारे में हो रही थी। समर को अचानक एक शानदार उपाय सूझा। यू मिंगे, मुयाओ का कहना है कि तुमने और अग्नि ने मिलकर मुयाओ और रिया को खाईमुआट में धक्का दिया था ताकि उन्हें जान से मारकर उनका मुंह बंद किया जा सके। क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो? यू मिंगे ने समर को ऐसे देखा मानो वह कोई पागल हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इससे पहले कि समर कुछ कह पाता, यू मिंगे ने परी मुयाओ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या उसे मारने के लिए मुझे किसी के साथ साजिश रचने की जरूरत है? मानो या ना मानो, मैं अपनी सिर्फ एक उंगली से उसे 100 बार मार सकता हूँ। मानो या ना मानो, मुझ पर यकीन नहीं है। ऐसा क्यों ना करूं कि मैं अभी इसे मारकर तुम्हें दिखा दूं। यू मिंगे की बातें सुनकर परी मुयाओ का पूरा शरीर अकड़ गया और उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह गलत थीं, वह बहुत बुरी तरह गलत थीं। उन्होंने सिर्फ यू मिंगे के प्रति विक्रम सिंह की उदासीनता को देखा था, लेकिन ये भूल गई कि यू मिंगे एक उंगली तो दूर, अपने एक बाल से भी उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। यू मिंगे के भीतर अपमान और गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने परी मुयाओ को घूरा, उनकी आंखें अपनी कोटरों से बाहर आने को आतुर थीं। क्या किसी का मुंह बंद करने के लिए मुझे किसी की जान लेने की जरूरत है? क्या मुझ यू मिंगे को किसी को मारने के लिए खुद अपने हाथों को गंदा करना पड़ेगा? उसके यू मिंगे के पीछे बड़े बुजुर्गों का पूरा एक समूह है, समझे? वे बुजुर्ग हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि वे बहुत खाली बैठे हैं और उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना? क्या यू मिंगे को किसी को मारने के लिए खुद अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत है? जब यू मिंगे गुस्से में आते हैं तो उनका रौब देखने लायक होता है। उन्होंने परी मुयाओ को घूरा और एक एक कदम आगे बढ़े, जिससे परी मुयाओ डर के मारे पीछे हटने लगीं। इस पल वह गहरे पछतावे से भर चुकी थीं। वह कैसे भूल गईं कि यू मिंगे डार्क कोर्ट के पवित्र पुत्र और डार्क डायनेस्टी के उत्तराधिकारी थे, एक ऐसी डार्क डायनेस्टी जो बेहद निर्दय और डरावनी मानी जाती है। ये सोचते हुए परी मुयाओ ने भागने के लिए मुड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उनके पीछे खड़े एक शख्स को देखकर चौंक गईं। तुम परी मुयाओ ने अग्नि की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ कब पहुंची? अग्नि के बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ठीक उसी समय जब तुम मुझ पर किसी और के साथ अनैतिक संबंध होने का झूठा इल्जाम लगा रही थी। खैर, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? जब परी मुयाओ की नज़रें अग्नि से मिलीं तो उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और अनजाने में उन्होंने पीछे की तरफ एक कदम बढ़ा लिया। अग्नि एक कदम आगे बढ़ी और उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया। ये जानते हुए कि यू मिंगे उनके पीछे खड़े हैं, परी मुयाओ अब और पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए वह सिर्फ अग्नि को घूर सकती थी। तुम मुझे मारना चाहती हो और फिर भी मेरे सामने आने की हिम्मत करती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं एक राजकुमारी हूँ, मू राजवंश की एक राजकुमारी। क्या तुम मुझे मारने की जुर्रत कर सकती हो? पिफ, अग्नि जोर से हंस पड़ी। इस सब के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? मुयाओ, तुम वाकई इस दुनिया की सबसे बेशर्म इंसान हो।
तुम वही हो जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुमने मुझे डुबोने के लिए खाई मुआट में खींच लिया था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? परी मुयाओ सच को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे जुटा सकती थी? उन्हें अंत तक इस बात से मुकरना ही था। अब उनमें यू मिंगे पर अग्नि के साथ संदिग्ध संबंध होने का इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि वह यू मिंगे से पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ अग्नि को निशाना बनाया, जो एक आसान शिकार लग रही थी। हाँ, तुम ही थी जो हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। रिया तुरंत परी मुयाओ का समर्थन करने के लिए आगे आ गईं। अग्नि उनका साझा दुश्मन थी और रिया स्वाभाविक रूप से परी मुयाओ से भी ज्यादा अग्नि से नफरत करती थी। समर ने उपहास उड़ाया, एक 5वें स्तर की स्पिरिट मास्टर और एक 6ठे स्तर की स्पिरिट मास्टर, तुम दोनों में वाकई इतनी हिम्मत है कि तुम ये कह सको कि तुम्हें एक बेकार इंसान ने नुकसान पहुंचाया है? परी मुयाओ और रिया के गाल बार बार शर्म से लाल हो रहे थे, लेकिन वे अंत तक अपनी बात से मुकरी रहीं। वे बस अपनी गलती नहीं मानना चाहती थीं, और अग्नि के पास कोई सबूत नहीं था, तो वह उनका क्या बिगाड़ सकती थी? वे युवराज विक्रम सिंह के सामने पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी थीं। वे यह नहीं चाहती थीं कि लोग उन्हें किसी शातिर लड़की के रूप में देखें। घिरी हुई अग्नि को देखकर यू मिंगे को अचानक उसके प्रति थोड़ी सी दया आ गई। दया इस चालाक और तेज तर्रार छोटी लड़की के लिए ये नामुमकिन है। उन्होंने बार बार इस बात से इनकार किया। ठीक उसी समय जब अग्नि परी मुयाओ और बाकी लोगों के लिए एक गड्ढा खोदने की तैयारी कर रही थी, भीड़ के बीच से एक ठंडी और गंभीर आकृति बाहर निकली। विक्रम सिंह। हर किसी की नज़रें अनजाने में इस शक्तिशाली, दूर रहने वाले और अद्वितीय युवा पर टिक गईं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी की भी यह हिम्मत नहीं थी कि वह उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर सके। वह भीड़ के बीच सर्वोच्च हस्ती थे। विक्रम सिंह अग्नि के सामने आधे हाथ की दूरी पर खड़े हो गए। उनकी गहरी और ठंडी नज़रें परी मुयाओ पर टिकी हुई थीं। इस उदासीन नज़र ने परी मुयाओ के दिल को अचानक जकड़ लिया। उनका शरीर पल भर में अकड़ गया, मानो वह किसी अथाह खाई में गिर गई हो। युवराज, इस नज़र का क्या मतलब है? वह क्या करना चाहते हैं? सच। वे दो ठंडे शब्द किसी बर्फीले खंजर की तरह सीधे परी मुयाओ के दिल में उतर गए। सच। परी मुयाओ की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और वह अनजाने में कांप उठी। वह विक्रम सिंह से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। उन्होंने अपने होंठ हिलाए। जो कुछ उन्होंने पहले कहा था उसे दोहराना चाहती थीं, लेकिन उनकी ठंडी, तेज आंखें उन्हें घूर रही थीं, जो कि खतरनाक और बेहद खौफनाक थीं। मानो अगर उन्होंने एक भी गलत शब्द कहा तो उनका भेजा बाहर आ जाएगा। कितना डरावना प्रभाव था! तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत हुई। विक्रम सिंह की आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक दम घोटने वाला खतरा छिपा था। क्या इस वाक्य का दूसरा आधा हिस्सा ये हो सकता था, तो मेरी तुम्हें जान से मारने की भी हिम्मत है? सिस। परी मुयाओ की सांस अटक गई। कितने डरावने हैं! परी मुयाओ ने सहज ही अपनी छाती पर हाथ रख लिया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये किसी झिझक या शर्म की वजह से नहीं था, बल्कि असली डर के कारण था। वह इतनी सहम गई थीं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपने हाथ पैर कैसे संभालें। मैं परी मुयाओ जरा भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। डर के मारे उनकी आवाज़ कांप रही थी। वह मैं ही थी। हमने अग्नि पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे बदनाम किया। हमने अग्नि का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की थी। शुरुआत हमने ही की थी, लेकिन ये सच में अग्नि ही थी जिसने हमें खींचकर नदी में फेंका। बात खत्म होते होते परी मुयाओ फूट फूट कर रो पड़ीं और वहां से भाग गईं। रिया फंगलियू पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। परी मुयाओ ने सचमुच ये बात कबूल कर ली। इस बेवकूफ़ ने सचमुच अपनी गलती मान ली। क्या वह जानती भी है कि इसे स्वीकार करने के परिणाम क्या होंगे? हालांकि जब विक्रम सिंह की ठंडी, तेज आंखें रिया की तरफ मुड़ीं, तो रिया को लगा मानो वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो, और डर के मारे उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि परी मुयाओ इतनी क्यों डरी हुई थीं। अगले ही पल रिया ने अचानक फैंग येरान को धक्का दिया और परी मुयाओ के पीछे दूर भाग गई। वह पहाड़ों में चीते की तरह तेज गति से भागी। सब लोग, वे सचमुच इस तरह डरकर भाग गईं। विक्रम सिंह के बेदाग खूबसूरत चेहरे पर उलझन की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने समर पर एक नज़र डाली और त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, वे क्यों भाग गईं? समर ने चुपचाप अपना माथा सहलाया और आसमान की ओर देखा। इससे पहले कि बॉस विक्रम सवाल पूछना शुरू भी करते, दोनों लड़कियां डर के मारे भाग चुकी थीं। यहाँ आखिर क्या चल रहा है? समर हैरान भी था और हंस भी रहा था। भाई विक्रम, आप बहुत डरावने हैं। विक्रम सिंह की खूबसूरत, तलवार जैसी बाहें हल्की सी सिकुड़ गईं। क्या हुआ? दूसरे बिना लड़े दुश्मन को हराते हैं, लेकिन आपने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है और दुश्मन पहले से ही पूरी तरह से तितर बितर हो गया। उनकी सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। क्या ये डरावना नहीं है? समर हंसते हुए और चिढ़ते हुए बोला। अग्नि ने बहुत ही रहस्यमयी नज़र से विक्रम सिंह की तरफ देखा। परी मुयाओ जैसी लोग जो अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं, उनका इलाज विक्रम सिंह के पास ही होना चाहिए।
उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी एक नज़र ही उन्हें रोने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी है। कोई आपत्ति है? विक्रम सिंह ने अग्नि को घूरा, उनकी आंखें गहरी और अथाह थीं। तारों से भरे आसमान जितनी विशाल और गहरी उन आंखों से नजरें मिलते ही अग्नि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। तुम मुझसे डरती हो। विक्रम सिंह की सुंदर तलवार जैसी बाहें हल्की सी सिकुड़ गईं, उनकी आंखें गहरी थीं, मानो वे नाखुश हों। अग्नि का दिल जोर से धड़क उठा। अग्नि बोलने ही वाली थी कि यूमिंगे ने उसे बीच में ही रोक दिया। यूमिंगे ने उन दोनों को एक साथ खड़े देखा। युवा एक आध्यात्मिक साधक स्पिरिचुअल कल्टीवेटर था, उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, उसके काले बाल हवा में तैर रहे थे, वह सर्वोपरि और अजय लग रहा था। लड़की छरहरी और सुरुचिपूर्ण थी, उसकी सुंदरता दिव्य और आकर्षण असाधारण था। मानो किसी अदृश्य फ्रेम ने उन दोनों को कैद कर लिया हो और उनके आसपास की हर चीज धुंधली पड़ गई हो। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने अपनी छाती को सहलाया, ये सोचते हुए कि कहीं उसने साधना के दौरान अनजाने में कोई नस तो नहीं खींच ली। बाहें सिकोड़ते हुए यूमिंगे अचानक आगे बढ़ा और उसने अग्नि को गुस्से से घूरा। अग्नि ने उलझन भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, उसकी साफ काली और सफ़ेद आंखें भ्रम से भरी थीं। तुम क्या कर रहे हो? यूमिंगे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसने बस अग्नि को घूरा, गुस्से में उसे घूरता ही रहा। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और अग्नि का हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल विक्रम सिंह, जो हमेशा से ठंडे और सबसे अलग रहते थे, ने आगे बढ़कर अग्नि के सामने मोर्चा संभाल लिया। अग्नि को मजबूरन एक कदम पीछे हटना पड़ा। यूमिंगे और विक्रम सिंह की नज़रें आपस में टकरा गईं। दोनों पुरुष लगभग एक ही कद काठी के थे, लंबी और सीधी टांगें थीं और दोनों की लंबाई लगभग एक जैसी थी। दोनों के पास अद्वितीय सुंदर नैन नक्श थे और ताकत के मामले में भी वे एक ही स्तर पर थे। ये दो राजाओं के बीच का द्वंद्व था। उनकी दृष्टि बिल्कुल सीधी रेखा में थी, उनकी आंखें गहरी थीं और जहां उनकी नज़रें मिल रही थीं वहां मानो हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं। अग्नि ने एक गहरी सांस ली। ये बात साफ थी कि विक्रम सिंह और यूमिंगे की आपस में नहीं बनती थी, वे मिलते ही आपस में भिड़ जाते थे और अब वे फिर से लड़ने वाले थे। इसलिए इस लड़ाई की आंच से खुद को बचाने के लिए उसके लिए चुपचाप वहां से खिसक जाना ही सबसे अच्छा था, खासकर इसलिए क्योंकि उसे अब दोबारा शौच गैस छोड़ने की जरूरत महसूस होने वाली थी। इसलिए जब उसके सामने खड़े दोनों आदमी एक दूसरे से लड़ रहे थे और हर तरफ बर्फ और आग उड़ रही थी, तो अग्नि ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, कुछ ही पलों में वह 10 मीटर दूर जा चुकी थी। बहुत बढ़िया। अग्नि ने खुद को संभाला, मुड़ी और पूरी ताकत से वहां से भागने ही वाली थी। अचानक पीछे से एक जाना पहचाना स्वर गूंजा, अरे छोटी अग्नि, तुम कहाँ जा रही हो? ये समर था। अग्नि ने अपनी सांस रोक ली और मौके पर ही भड़कने से बचने के लिए एक लंबी सांस ली। उसकी समर से क्या दुश्मनी है? वह हमेशा उसके प्लान पर पानी क्यों फेर देता है? समर अभी भी पुकार रहा था, छोटी अग्नि, जल्दी यहाँ आओ। बॉस विक्रम यहीं है, तुम अभी भी क्यों भाग रही हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो? अग्नि ने एक गहरी सांस ली। खुद को शांत करने के लिए उसे यह करना ही पड़ा, वरना उसे डर था कि वह अपना आपा खो देगी और समर से लड़ने के लिए दौड़ पड़ेगी। छोटी अग्नि की पीठ थोड़ी जानी पहचानी लगती है, पता नहीं मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। समर ने अग्नि की छरहरी पीठ को घूरा और उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। इस पल अग्नि का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। बाप रे, ये क्या ऐसा तो नहीं जो वह सोच रही है? ये सोचते हुए अग्नि ने तेजी से मुड़कर समर के पास दौड़ लगाई और उसके ख्यालों को तोड़ने के लिए उसके सिर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं उस प्रेरणा को पकड़ने ही वाला था। समर ने थोड़ी नाराजगी के साथ अग्नि को घूरा। अग्नि ने मन ही मन राहत की सांस ली और फिर चिढ़कर समर को घूरा, क्या तुमने मुझे वापस नहीं बुलाया? मुझे लगा कि सब थक गए हैं, इसलिए मैं सबके लिए थोड़ा पानी खरीदने जा रही थी, लेकिन चूंकि तुमने इतनी जल्दी में बुलाया है तो जाने दो। अग्नि ने कोई भी बहाना बना दिया और समर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। इस समय यूमिंगे और विक्रम सिंह अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे। ज्यादा सटीक कहें तो सिर्फ यूमिंगे ही घूर रहे थे, जबकि विक्रम सिंह पहले ही अपना सिर नीले आसमान में तैरते बादलों की तरफ घुमा चुके थे। समर ने अपना हाथ उठाया और यूमिंगे के कंधे पर थपथपाया, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अब बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। उस बदसूरत लड़की को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, समझे? बदसूरत लड़की को पकड़ना? क्या तुमने सचमुच उसे ढूंढ लिया है? यूमिंगे का ध्यान तुरंत भटक गया। क्या ऐसा नहीं है? देखो, समर ने अपनी जेब से चित्र निकाला और उसे यूमिंगे की तरफ उछाल दिया, खुद ही देख लो। यूमिंगे उस स्क्रोल को खोलने के लिए बेताब था और चित्र में बना व्यक्ति तुरंत उसकी नजरों के सामने आ गया। साधारण सामान्य नैन नक्श, लेकिन वे आंखें शांत और स्थिर थीं, किसी आकाशगंगा की तरह टिमटिमाती हुई, जो लगभग किसी की भी आत्मा को मोह लें।
इस दुनिया में इतनी सम्मोहक रूप से सुंदर आंखें कैसे हो सकती हैं? ये सोचते हुए यू मिंगे ने सिर उठाया और अग्नि को घूरा। वह उसकी सुंदरता के आकर्षण के आगे झुकने से लगभग ही चूके थे और उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। गनीमत थी कि उनका इरादा काफी पक्का था। हालांकि जब उनकी नजरें अग्नि की उन खूबसूरत आंखों से मिली जो एक आकाशगंगा की तरह साफ और चमकीली थी, तो यू मिंगे का दिल फिर से कांप उठा। यह अविश्वसनीय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें अग्नि की आंखें फिर से इतनी खूबसूरत लग रही हैं? क्या वह वाकई एक फितरती, बेवफा और बेरहम बुरे इंसान बन चुके हैं? कुछ पल के लिए यू मिंगे अवाक रह गए और उन्हें खुद पर ही शक होने लगा। अग्नि ने यू मिंगे की तरफ देखा, जो अचानक से अवाक हो गए थे, और वह काफी उलझन में थीं। उन्हें थोड़ा चिढ़ाने की इच्छा से वह जानबूझकर उनके करीब झुकीं और एक मुस्कान के साथ बोली, क्या यही वह देवी है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था? जरा मुझे भी देखने दो। यू मिंगे तुरंत होश में आ गए। उन्होंने उस स्क्रोल को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि चित्र में बने व्यक्ति को साफ साफ देख चुकी थी। अरे, तुम्हारी वह देवी कहाँ है जो इतनी सुंदर है कि हवा में उड़ सकती है? वह कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे तो वह देख ही नहीं रही। अग्नि ने यू मिंगे के तमतमाए हुए चेहरे को देखा और वह इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके पेट में बल पड़ने लगे थे। यू मिंगे का चेहरा वह वाकई बहुत मजेदार लग रहा था। क्या कोई देवी? ये बदसूरत लड़की, समर ने चिढ़कर अग्नि से कहा, वह तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। लुक्स के मामले में उसकी पसंद को देखते हुए इस बात की कोई संभावना ही नहीं है कि वह कभी इस बदसूरत लड़की में दिलचस्पी ले। अग्नि इस बात का इंतजार कर रही थी कि यू मिंगे इस बात से इनकार कर दे। यू मिंगे के अहंकार को देखते हुए वह निश्चित रूप से इससे मुकर जाता। हालांकि अग्नि की हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहा जब, इसमें बुराई क्या है? मुझे लगता है कि वह बहुत सुंदर है, तुमसे भी ज्यादा सुंदर। हम्फ, यू मिंगे ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया। उनके इस कबूलनामे को सुनकर अग्नि हक्की बक्की रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यू मिंगे सचमुच? क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही बोल दिया? इससे पहले कि अग्नि कुछ समझ पाती, यू मिंगे ने चित्र की तरफ उंगली उठाए और कसम खाए, मैं, यू मिंगे, कसम खाता हूं कि चित्र वाली इस औरत के अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं, यू मिंगे, इसे पाने के लिए पूरी तरह दृढ़ निश्चयी हूं। अग्नि, अनजाने में उसने एक कदम पीछे ले लिया। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का क्या मतलब होता है? उसके पैर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। एक नज़र, जो कि तीव्र और बर्फीली दोनों थी, अग्नि पर टिक गई। वे आंखें गहरी और अथाह थीं। अग्नि ने अनजाने में सिर उठाया और विक्रम सिंह की काली, स्याही जैसी नज़रों से नजरें मिला लीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। विक्रम सिंह का चेहरा ठंडा था, उनकी गहरी आंखें अग्नि पर टिकी थीं, लेकिन उनके हाथ के एक ही इशारे से वह स्क्रोल पहले ही उनके कब्जे में आ चुका था। अरे, उसे वापस दो। विक्रम सिंह, उसे मुझे वापस दो। यू मिंगे घबराकर चीख पड़े। विक्रम सिंह ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और यू मिंगे गुस्से में कूद पड़े, लेकिन चित्र विक्रम सिंह के हाथ से पहले ही गायब हो चुका था। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। यू मिंगे के साथ बातचीत करते हुए भी विक्रम सिंह की गहरी आंखें अग्नि पर टिकी रहीं। उन्होंने झुके हुए सिर के साथ उसे ऐसे घूरा मानो उनका माथा अभी आग पकड़ने वाला हो। वापस, विक्रम सिंह ने तंज कसा। विक्रम सिंह, यू मिंगे को अचानक एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। फ्रोजन फॉरेस्ट जमी हुई वनस्थली में उन्होंने उस बदसूरत लड़की को निशाना बनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि विक्रम सिंह उसके प्रति अलग रवैया अपना रहे थे। इसलिए ऐसा तो नहीं कि तुम भी असल में उस बदसूरत लड़की को पसंद करते हो? तुम उसे मुझसे चुराने की कोशिश करने वाले हो? यू मिंगे ने गुस्से में विक्रम सिंह को घूरा। क्या ये सच है? मुझे जवाब दो। यू मिंगे ने एक रौबीले अंदाज में विक्रम सिंह को घूरा, अग्नि की तरफ इशारा किया और अपनी बात दोहराई, मुझे बताओ, क्या तुम इसे पसंद करते हो? विक्रम सिंह की सुंदर आंखें खतरे से सिकुड़ गईं, उनकी नज़रें इतनी दुष्ट हो गईं कि देखने वाले की रीढ़ में से हरन दौड़ जाए। ये दोनों फिर से आपस में भिड़ गए हैं। वहां मौजूद हर शख्स ने यू मिंगे को ऐसे देखा मानो वह कोई बेवकूफ़ हो। क्या ये लड़का बेवकूफ़ था? क्या विक्रम सिंह किसी बदसूरत लड़की को पसंद करेंगे? ये बात पूरी तरह से हास्यास्पद और बेतुकी थी। समर अवाक रह गया। हमारे बॉस विक्रम भला किसी बदसूरत लड़की को क्यों पसंद करेंगे? चूंकि तुम उसे इतना पसंद करते हो, तो वह बदसूरत लड़की अब तुम्हारी हुई, ठीक है? विक्रम सिंह ने बिना कुछ कहे खामोशी से समर पर एक नज़र डाली। यू मिंगे बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने सीधे तौर पर पूछ लिया, विक्रम सिंह, चूंकि तुम्हें बदसूरत लड़कियां पसंद नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम असल में अग्नि को भी पसंद नहीं करते? अगले ही पल हर किसी की नज़रें एक बहुत ही अजीब भाव के साथ अग्नि पर टिक गईं, जिससे अग्नि का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। कितनी शर्मनाक बात है, अगर विक्रम सिंह सचमुच उसे पसंद करने लगे तो ये किसी प्राकृतिक खून से सने तूफान जैसा होगा। उन अजीब नज़रों से खुद को परखा जाता महसूस कर अग्नि चाहती थी कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से रफू चक्कर हो जाए।
समर ने थोड़ी तरस भरी नजरों से अग्नि की तरफ देखा, फिर मामले को संभालने के लिए तुरंत आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, यूमिंगे, अरे यूमिंगे, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या हमारे बॉस किसी बेकार इंसान को पसंद करेंगे? अग्नि ने समर को गुस्से में घूरा। अग्नि के घूरने पर समर का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने जल्दी से अपने कंधे उचकाए और कहा, क्या तुम सच में एक बेकार इंसान नहीं हो? अग्नि गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने वाली थी, लेकिन उसके पास इसका जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने एक लंबी सांस ली। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। अब जबकि उसे 9 टर्न्स रिजुवेनेशन पिल 9 चरणीय कायाकल्प गोली मिल चुकी है, तो जब तक उसे एक शांत माहौल मिलेगा वह अपनी साधना फिर से शुरू कर सकती है। वह बेकार है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अग्नि ने अचानक अपनी एक भौं उठाए और समर की तरफ देखा। युवा राजकुमार समर। हाँ, अग्नि द्वारा इतने औपचारिक तरीके से संबोधित किए जाने पर समर चौंक गया। आपकी वर्तमान शक्ति का स्तर क्या है? समर ने तपाक से कहा, स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र। फिर उसने गर्व से कहा, वैसे भी यह एक ऐसा स्तर है जिस तक तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगी, तो तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या ये सिर्फ तुम्हारी मुसीबतों को बढ़ाने का काम नहीं है? स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र। स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र में 3 स्तर होते हैं। क्या युवा राजकुमार पहले से ही तीसरे स्तर पर हैं? अग्नि ने शांत भाव से पूछा। स्पिरिट मास्टर क्षेत्र स्तर 1 से 9 को छोड़कर स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र से ऊपर के अन्य सभी क्षेत्र 3 सितारा 3 स्टार होते हैं। अग्नि की जानकारी के मुताबिक परिमू याओ और बाकी लोग अभी भी स्पिरिट मास्टर क्षेत्र में थे, जबकि सुरेखा जुओ किंगलुंग पहले ही स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र तक पहुंच चुकी थीं। समर ने गर्व से कहा, तुम जल्द ही स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र में पहुंच जाओगी और फिर तुम स्पिरिट वेनरेबल क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगी। कैसा लगा? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? आह, अगर तुमने। समर को पहले लगा था कि अग्नि उसकी बातों से दुखी हो जाएगी, लेकिन उसने पाया कि अग्नि को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे। क्या ऐसा तो नहीं कि यह लड़की इस झटके से पागल हो गई है? ये देखकर कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, यूमिंगे कुछ कहने ही वाला था कि समर ने उसे बीच में ही रोक दिया। चलो चलो, अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इस बार हमारा मुख्य उद्देश्य उस बदसूरत लड़की को पकड़ना है ना? बात करते करते समर ने विक्रम सिंह पर एक नज़र डाली। ये देखकर कि विक्रम सिंह दूर जमी हुई वनस्थली फ्रोजन फॉरेस्ट के दृश्यों की सिर्फ तारीफ कर रहे थे और स्पष्ट रूप से इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे, उसने खुद ही फैसला ले लिया। मैंने अभी अभी नगर प्रमुख को शहर के दरवाजे बंद करने और जलमार्गों को अवरुद्ध करने का आदेश दिलवाया है, जिसका मतलब है कि वह बदसूरत लड़की इस समय इसी उत्तरी सीमांत शहर के भीतर है। अब हम 4 समूहों में बंट जाएंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के चारों दरवाजों से केंद्र की तरफ बढ़ेंगे और एक ऐसा घेरा बनाएंगे जिससे परिंदा भी पर न मार सके। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस तरह के घेराबंदी से वह छोटा शैतान बचकर निकल पाएगा। अग्नि समर को घूरती रह गई। एक गंभीर और एकाग्र रवैये के साथ समर का पार्श्व भाग प्रोफाइल बेहद आकर्षक था, उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे और उसकी आंखें साफ और पानी जैसी चमकदार थीं। उसकी बातें दमदार, स्पष्ट और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध करने वाली थीं। अगर वह ये बात न कर रहा होता कि उसे खुद को कैसे पकड़ना है, तो अग्नि ने सचमुच उसके लिए तालियां बजाई होंगी। ठीक है, योजना की रूपरेखा समझा दी गई है। अब हम कर्मियों का आवंटन शुरू करते हैं।